नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं उनके योगदान को भारतीय राजनीति में नहीं भुलाया जा सकता है। किसी भी सूरत में भारतीय राजनीति पर जब चर्चा होगी तो उन शख्सियत का नाम आना लाजमी है। आज हम उसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 73 वर्ष की आयु में पटना के गांधी मैदान में रैली करके एक नारा के माध्यम से इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री की सरकार की चूलें हिला दी थी। आज हम बात कर रहे हैं उस नेता की जिसके प्रभाव में भारत के आज भी इतने बड़े बड़े नेता हैं जिससे कांग्रेस हराना चाहती है लेकिन हरा नहीं पा रहे हैं। आज हम उस ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनका कुल मिला के देखें तो सीधे सीधे खुद कांग्रेस से संबंध था, समाजवादी राजनीति से संबंध रहा और वे गांधीयन भी यानी गांधीवादी भी रहे। ये ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने भारत की प्रमुख राजनीतिक धाराओं को, जो जनोन्मुखी थी, जनता के विकास के लिए सोचती थी, से सीधा सीधा संपर्क में रहे और उसका आजीवन पालन किया और उन्होंने वैसी ही राजनीति की। आज हम एक उसी राजनीतिज्ञ की बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर आज माल्यार्पण करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बंद गेट को फांद गए, दीवार को लांघ गए, लेकिन उन्होंने माल्यार्पण किया और उनको सम्मान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक नायक की उपाधि से नवाजे गए एक 73 वर्ष के ऐसे बुजुर्ग नेता की, वृद्ध नेता की, जिन्होंने जवान नेताओं को, नौजवानों को में उनकी राजनीति में एक ज़माने में जान फूंक दिया था। कहें तो 80 के दशक में उन्होंने भारतीय राजनीति में जान फूंक दिया था। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेपी मूवमेंट का। जेपी मूवमेंट आप सभी जानते होंगे। अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या कहीं के भी हैं तो भारत की जो सबसे अधिक यात्रियों को ट्रेन जो रोज़ लाती है, ले जाती है, उस ट्रेन का नाम उन्हीं के द्वारा दिए गए क्रांति के नाम पर है। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली की और उस रैली में उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। हालांकि संपूर्ण क्रांति का नारा जब वे दे रहे थे और जिस नेत्री के खिलाफ दे रहे थे, वो उस नेत्री का सीधा सीधा उनके जीवन में भी आना जाना था। इंदिरा गांधी को जयप्रकाश नारायण ने बचपन से अपने सामने बड़े होते हुए देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे इंदिरा गांधी एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री की बेटी थी जिस प्रधानमंत्री के हृदय में कहीं न कहीं भारत के लोगों की चिंताएं थीं, भारत के लोगों का विकास था। जयप्रकाश नारायण को लगता रहा कि उसी कांग्रेस, जिस कांग्रेस के कारण उन्होंने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की थी, जिस कांग्रेस के कारण राजनीति में उनकी दिलचस्पी हुई और वे सक्रिय हुए, जिस कांग्रेस के कारण उनमें भारत की आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि उसी कांग्रेस के खिलाफ 70 साल के बाद उन्होंने विरोध का बिगुल फूंका और न केवल विरोध किया बल्कि केंद्र सरकार से उखाड़कर फेंक दिया। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की, जिनका जन्म सिताब दियारा यानी सारण जिला के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। आज 11 अक्टूबर 2023 को उनकी 121वां जयंती है, जिसे बहुत सारे समाजवादियों ने अलग अलग देश के कोने कोने में मनाया।
धूमधाम से मनाया। कहीं छोटे स्तर पर मनाया गया, कहीं बड़े स्तर पर मनाया गया, लेकिन समाजवादियों ने दिल से जयप्रकाश नारायण को याद किया। सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को आज कैसे याद किया जाए। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले कि जयप्रकाश नारायण को कैसे याद करना चाहिए, या हम कर पा रहे हैं या नहीं, या जयप्रकाश नारायण क्यों जयप्रकाश नारायण हो पाए, बल्कि और जयप्रकाश नारायण होना क्या आज के समय में आसान है या मुश्किल, इसे समझने के लिए हम बहुत कम समय में कुल मिलाकर उनकी एक राजनीतिक सफ़र को देखेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म, जैसा कि मैंने आपसे साझा किया, 1902 ईस्वी में हुआ था, सारण डिस्ट्रिक्ट के सिताब दियारा गांव में। आज वो सिताब दियारा बलिया जिले के अंतर्गत आता है। वही बलिया जिला जिसे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े शान से बागी बलिया बुलाते हैं। जब 9 वर्ष के हुए जयप्रकाश नारायण, तब वह अपनी शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पटना आ गए और उन्होंने पटना के कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद वे वहीं कॉलेज में बीएन कॉलेज नामक बिहार नेशनल कॉलेज में पढ़ने लगे। लेकिन जब उन्हीं दिनों अपने मित्र के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के एक भाषण को सुनकर आए, तो उनके मन में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा विरोध पैदा हुआ कि उन्होंने बीएन कॉलेज में जो अंतिम परीक्षा होनी थी, उस 2 महीने बाद उसे बीच में छोड़कर, जब राजेंद्र प्रसाद एक बिहार विद्यापीठ नामक स्कूल कॉलेज चलाते थे, उसमें दाखिला लेकर उन्होंने अंतिम परीक्षा दी। उसके बाद उन्होंने देखा जयप्रकाश नारायण राजनीति में, गांधीवादी राजनीति से प्रभावित हुए और उन्हें महसूस हुआ, और उनके मित्रों ने भी उन्हें सलाह दी कि उन्हें और उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हुए, जब वे 20 वर्ष की आयु में पहुँचे, तब 1922 में वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। हालांकि अमेरिका जाने से पहले 1918 में ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती देवी से उनका विवाह हो गया था। प्रभावती देवी के नाम पे पटना में एक अस्पताल भी है जो बहुत ही फेमस है। ये प्रभावती जी का भी योगदान बहुत अधिक रहा जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण बनाने में। खुद प्रभावती देवी महात्मा गांधी की राजनीति से इतनी प्रभावित थी कि जब जयप्रकाश नारायण अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए 1922 में, उस दरमियान उन्होंने अपना मन गांधीवादी राजनीति में लगाया और आगे चलकर उन्होंने अपना पूरा समय न केवल गांधी जी के साबरमती आश्रम को दे दिया, बल्कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का ही पालन कर लिया। 1922 तक जयप्रकाश नारायण के भीतर गांधीवादी विचार का प्रभाव था, लेकिन जब 1922 से लेकर 1929 तक जब वे अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और अपने शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने कई प्रकार के छोटे बड़े काम किए जिससे उनका वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का फीस भरा जा सके और उनका जीविकोपार्जन हो सके। उन्होंने खुद लिखा है, कहा है कि उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए पैसे जुटाने के लिए छोटे छोटे काम करते थे, जैसे होटल में काम करना, प्लेट धोना, फल बेचना और भी छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन उसी दरमियान जब अमेरिका में गए और उनका सामना पूरी दुनिया में हावी विचारों से हुआ, तो उन्होंने अपने विचारों के करीब जिस विचार को सबसे नज़दीक पाया, वह विचारधारा कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा थी। जाहिर सी बात है कि 1922 से लेकर, या कहें कि 1917 में जब रूसी क्रांति हुई, तो रूसी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में मार्क्सवादी विचारधारा का बोलबाला हो गया था। जो भी व्यक्ति पूरी दुनिया में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए सोचते थे या सोच रखते थे, उनके भीतर एक मार्क्सवादी चेतना का होना लाजमी था। मार्क्सवादी राजनीति का जो वर्ग संघर्ष की बात थी या सर्वहारा की राजनीति थी, इसका मतलब कि सर्वहारा मतलब
ऐसी राजनीति जो उस व्यक्ति के लिए की गई राजनीति या उस व्यक्ति के लिए किया जाने वाला विचार, उस व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया जाने वाला विचार, जो अपने जीवन में हर जगह से हारा हुआ महसूस कर रहा है। चूंकि जयप्रकाश नारायण के भीतर पहले से ही राजनीतिक चेतना थी, इसलिए जाहिर था कि वे मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में आए बिना नहीं रह सके। 1922 से 1929 के बीच में वो अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में घूम घूम कर पढ़े, लेकिन 2-3 यूनिवर्सिटी में फीस न दे पाने के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी बदलना पड़ा। अंत में उन्होंने बीए बिहेवियरल साइंस में ओहायो यूनिवर्सिटी से किया और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने सोशियोलॉजी में एमए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे भारत वापस लौट गए। 1929 ईस्वी में जब वे भारत लौटे, उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई बड़े बड़े आंदोलन हो चुके थे, बल्कि हो भी रहे थे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, उसको कट शॉर्ट करके हम ये समझेंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो गांधीवादी थे, फिर मार्क्सवादी हो गए और बहुत लंबे समय तक उनका मार्क्सवादी राजनीति से रिश्ता जुड़ा रहा। लेकिन 1942 की जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उसमें उन्हें जेल भेज दिया गया, वहीं पे उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिस व्यक्ति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाद में प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी उनकी राजनीति को सीधे सीधे न केवल चुनौती दिया, बल्कि उस आदमी द्वारा शुरू की गई राजनीति आज तक भारत की प्रमुख राजनीति का केंद्र है। उस शख्स का नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जब जेल में मिले तो ऐसा लगता है कि राम मनोहर लोहिया जो उम्र में भले ही कम थे, लेकिन उनका प्रभाव उनकी राजनीति में बहुत गहरा हुआ। इतना गहरा हुआ कि बहुत साल तक वो समाजवादी धारा के नेताओं के साथ काम करने लगे। ऐसा लगता है कि जब तक महात्मा गांधी जीवित थे, तब तक जयप्रकाश नारायण के भीतर गांधीवादी चेतना खुलकर काम कर रही थी। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस पार्टी को सरकार मिली, तो सरकार में वो सारी खामियां धीरे धीरे शामिल होती गई या होती दिखाई देने लगी, जिसका विरोध आजीवन महात्मा गांधी ने किया या अन्य गांधीवादी नेताओं ने किया या समाजवादी नेताओं ने किया या किसी भी कम्युनिस्ट ऐसी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे। जयप्रकाश नारायण के साथ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्हें चंदन गौड़ा लिखते हैं गांधीयन सोशलिस्ट, यानी ऐसे सोशलिस्ट जो अपने विचारधारा से, अपने सोच से, रवैये से सोशलिस्ट तो थे, लेकिन उनकी राजनीति का तरीका गांधीयन था, अहिंसक था। वे विचार में, वाद संवाद में विश्वास रखते थे। ऐसा क्या हो गया कि जिस जयप्रकाश नारायण ने अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को बढ़ते हुए देखा, बड़े होते हुए देखा, लेकिन जब वही बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बन गई तो उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की, तीखी आलोचना की, और इतना ही नहीं, उनकी सरकार को गिराने के लिए जी जान से जुट गए और अंत में सरकार उनकी गिर भी गई। जयप्रकाश नारायण के रहते रहते इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। दरअसल हुआ यूं कि इंदिरा गांधी जो न केवल अपने पिता की वजह से बल्कि अपनी राजनीति के कारण, सूझबूझ की राजनीति के कारण, जनवादी एक बहुत बड़ा धड़ा इंदिरा गांधी के साथ था, जो जनवादी राजनीति के लिए भी इंदिरा गांधी को प्रेरित करता था। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों का बहुत दबदबा था, उनका प्रभाव बहुत अधिक था। इसीलिए इनके ही प्रभाव में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स जैसे, यानी कि जब भारत की आज़ादी के बाद जो राजा महाराजा थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था जताने के पहले जो उन्होंने वादे लिए थे कि आप मेरे राजपाट की रक्षा करेंगे, इंदिरा गांधी ने उस प्रिवी पर्स को ही ख़त्म कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने ख़त्म किया, ये राजा महाराजा
लगभग सबसे अधिक खुद कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देते थे। इसीलिए जब अपने ही समर्थकों के राजपाट को लेकर सरकार में मिलाने का निर्णय लिया, इससे इंदिरा गांधी की पकड़ जनता में बहुत मजबूत हो गई। उन्होंने जो दूसरा बड़ा निर्णय लिया था वह था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से तो इंदिरा गांधी की तूती घर घर पहुंच गई और इंदिरा गांधी की राजनयिक समझ का उदाहरण बाद में इससे मिला जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। इससे जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी धारा के लोग थे, जो कट्टरपंथी धारा के लोग थे, उन्हें भी यह देखकर थोड़ी देर के लिए अचंभा हुआ कि इंदिरा गांधी जैसी महिला, जिसे वे गुड़िया समझते थे, विपक्षियों की भाषा में कहे तो गूंगी गुड़िया अनुमान लगाते थे, समझते थे, वह गूंगी गुड़िया अब बोल रही थी। न केवल बोल रही थी बल्कि उसने अपने शासन में ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया, ऐसी राजनीति खेली कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब जिस इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा और जिस इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसकी जब जांच पड़ताल समाजवादियों या कहें कि जयप्रकाश नारायण की दृष्टि से की गई तो पता चलता है कि असल में गरीबी हटाओ बहुत ही गरीबों के लिए खतरनाक साबित हो रहा था, क्योंकि गरीबी हटाने के नारे के नाम पर कांग्रेस पूरे देश में प्रमुख जगहों से, मशहूर जगहों से, मतलब शहरों से गरीबों को ही हटा रही थी और धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था फिर से कांग्रेस में हावी हो रही थी जिसमें पूंजीपतियों को ही लाभ हो रहा था, अमीरों को ही लाभ हो रहा था। महंगाई चरम पे जा चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि महंगाई चरम पे जा रही थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, बेरोजगारी भी चरम पर थी। भारत का युवा यानी कि 70, 71, 72, 73, 74 इन इतने वर्षों के युवा के पास नौकरी की भारी किल्लत हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। भारत देश के युवा बड़े पैमाने पर निराश हो गए थे। जब इस निराशा का मूल्यांकन कर समाजवादी धड़े के नेताओं ने कांग्रेस का मुखर विरोध शुरू किया तो जयप्रकाश नारायण, जो लगभग 20 सालों से राजनीति से दूर थे, उनसे भी नहीं रहा गया। कर्पूरी ठाकुर ने जब इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला और जगह जगह जाकर घूम घूम कर भाषण देने लगे तो जयप्रकाश नारायण को भी लगा कि यह अच्छा मौका है जब युवाओं का नेतृत्व किया जाए या युवाओं को प्रेरित किया जाए कि आप अपनी बात बोलो, आप अपना मुंह खोलो और सत्ता की कुरीतियों के खिलाफ बोलो और एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करो। लेकिन जैसे जैसे जयप्रकाश नारायण का पकड़ वापस बूढ़े होने के बाद भी युवाओं में बढ़ने लगा, उसी वैसे वैसे इंदिरा गांधी और कांग्रेस का डर भी बढ़ने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में हो रहे विरोधों को कुचलने के लिए पुलिसिया बर्बरता का सहारा लिया। बहुत जगह लोगों को अरेस्ट किया गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, उन्हें मारा पीटा जाने लगा और उन्हें जेल भेजा जाने लगा। हद तो तब हो गई जब 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का नारा देना पड़ा और उन्होंने कहा कि कैसे हमें सरकार से सीधे सीधे लोहा लेना होगा और नारे लगाने होंगे, मार्च करना होगा, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना होगा और इसके लिए अगर नौकरी से भी त्यागपत्र देना पड़े तो देना होगा। इसके लिए अगर कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी होगी तो छोड़ देना होगा। आप जानते हैं, अगर आप 1974 के जेपी मूवमेंट से जुड़ा हुआ प्रसंग अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों के सामने करेंगे, सीनियर्स के सामने करेंगे, तो आपको बता देंगे 1974 में जो भी एक्टिविस्ट होते थे, पत्रकार होते थे, लगभग सारे लोग या तो जेल गए थे या पुलिस की लाठियां खाई थी। विरोध तो उन्होंने सड़क पर किया ही था, करना ही पड़ा था। मेरे पिताजी भी 1974 में जेल भेजे गए थे जब जेपी मूवमेंट के वे हिस्सा बने तब। और जितने भी आज के समय में उत्तर बिहार में या यूपी में जो बड़े बड़े
नेता आज हम देखते हैं, उन बड़े नेताओं को माना जाता है कि वे जेपी मूवमेंट की ही उपज हैं। हालांकि जेपी मूवमेंट ने जब हद तब हो गया जब जेपी ने रामलीला मैदान में करीब 1 लाख लोगों के बीच में दिनकर की कविता पढ़ दी और सीधे सीधे इंदिरा गांधी की सरकार को, इंदिरा गांधी की कुर्सी को चुनौती दी कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। आपने यह कविता, आपने यह मुहावरा बहुत सुना होगा, अक्सर सुनते होंगे। जयप्रकाश नारायण जिस वक्त राजनीति कर रहे थे, उस वक्त का सबसे बड़ा फायदा यह था कि उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन पे एंटी कांग्रेस, या कहें कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़मीन पे भी एक नेता लड़ रहा था, जिसे खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सबसे बड़ा विश्वास मत प्राप्त था। वो कोई और नहीं, कर्पूरी ठाकुर थे। हम देखना ये बताना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जब टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया, जब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस का मुखर विरोध किया, खुलकर आमने सामने आ गए, उस वक्त उनके विरोध को, उनकी राजनीति को साकार करने के लिए उनका एक सेनापति भी था जो ज़मीन पे लोगों को इकट्ठा कर रहा था, सरकार की कुरीतियों से लोगों को आगाह कर रहा था, और उस सेनापति का नाम कर्पूरी ठाकुर था। आज के समय में क्या यह संभव है? जब भाजपा की सरकार में बिल्कुल 1975 की इमरजेंसी जैसी हालत, यानी कि 1974 के बाद कांग्रेस का पूरे देश में इतना बड़ा विरोध होने लगा कि इंदिरा गांधी ने विरोधियों से डर कर पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की, जिसे 18 जनवरी 1977 को हटाया गया। इस इमरजेंसी के दौरान भारत के शायद ही ऐसे कोई बड़े विपक्षी नेता थे जो जेल में नहीं भेजे गए थे। शायद ही ऐसे कोई पत्रकार थे जो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें जेल न भेजा गया हो। शायद ही कोई ऐसे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे जिन पे पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई हो। आप कभी भी इमरजेंसी का जिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी जेपी मूवमेंट से कितना डर गई थी। हालांकि आज की परिस्थिति का उस परिस्थिति के अनुसार मूल्यांकन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाजपा के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आज बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति है। जो भी पत्रकार भाजपा के भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो भी बुद्धिजीवी नरेंद्र मोदी की भाषा, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हैं, जो भी राजनीतिक विपक्षी पार्टी भाजपा के कुरीतियों को, उनके द्वारा किए गए घोटालों को सामने लाने का प्रयास करता है, तो भाजपा अपना पूरे सरकारी तंत्र को उनके पीछे लगा दे रही है। फ़र्क बस इतना है कि इंदिरा गांधी ने इसे इमरजेंसी के नाम से घोषित रूप में किया था और नरेंद्र मोदी अघोषित रूप से कर रहे हैं ताकि इतिहास में दर्ज न हो। हालांकि जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो इसका श्रेय खुद भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ले लेते हैं। वो भी कहते हैं, जब भी उन्हें कांग्रेस की आलोचना करनी होती है, वे दो टूक कह देते हैं कि वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी लगाया और पूरे देश के विपक्षियों का दमन करने का प्रयास किया। लेकिन नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि कम से कम इंदिरा गांधी ने यह घोषित रूप में किया, इतना तो साहस था और जो भी किया, उन्हें जेल में डाला तो कम से कम उन पे यूएपीए नहीं लगा रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के काल में पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर आज ही खबर आई है कि अरुंधति रॉय को भी जेल भेजा जा सकता है, बहुत ही पुराने मामले में, 11-12 साल पुराने मामले में। तो भाजपा के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बेतहाशा बेरोजगारी है, कहीं कोई नौकरी नहीं है, युवा परेशान हैं, नेतृत्वहीन हैं, युवाओं के पास कोई उम्मीद नहीं है, युवा दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज कोई जेपी बनने को तैयार नहीं है। आखिर आप सोच सकते हैं
कि जेपी बनने के लिए आखिर कोई तैयार क्यों नहीं है। हमें इस पर भी सोचना होगा। दरअसल अगर आप भारतीय राजनीति का ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस जेपी के पास कर्पूरी ठाकुर ऐसा ईमानदार, भ्रष्टाचार विरोधी, कर्मठ, मेहनती और जनता का आदमी, इतना बड़ा नेता सहजता से उपलब्ध था, आज के समय में कोई जेपी बनना भी चाहे तो ऐसा विपक्षी नेता ढूंढना लगभग असंभव होगा। यही कारण है कि कोई चाह कर भी अगर चाहे कि वह जेपी की भूमिका निभाए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की भूमिका कौन निभाएगा यह आज संदेह में है। इसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता को यह देश बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है कि उनकी ज़रूरत है, वैसे नेताओं की ज़रूरत है। ऐसे समय में जब भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पूरा चुनाव तंत्र पैसे का गुलाम हो गया है, कॉरपोरेट का गुलाम हो गया है, और आज के समय में जहां एक साधारण से साधारण चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता जो जनता के चंदे से सब दिन नेता बने रहे और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद यानी मृत्यु के बाद उनके पास अपना घर तक न हो, इतना ईमानदार नेता, इतना ईमानदार सेनापति किस जेपी को नसीब होगा। आज जेपी जयप्रकाश नारायण जी का 121वां जन्मदिन था। चाहते तो बहुत कुछ बातें हो सकती हैं कि कैसे वे गांधीवादी रहे, फिर कम्युनिस्ट बने, फिर वो सोशलिस्ट बने। हालांकि उनकी अंतिम आस्था अगर देखा जाए तो वो गांधीयन सोशलिस्ट ही रहे, अर्थात वो जब सोशलिज्म के संपर्क में आए तो आजीवन वो सोशलिस्ट ही रह गए और वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हो गई थी। आज जेपी नहीं है, लेकिन जेपी की ज़रूरत पूरे देश के लोगों को महसूस हो रही है। आइए हम सब मिलकर जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को महसूस करें, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को आसपास पहचानने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, और अगर आसपास कहीं दिखते हैं तो उन्हें आगे बढ़ाने में, उनका निर्माण करने में मदद करें। इस वीडियो के साथ इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी विमर्श के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।